बेलाक की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज रद्द कर दी सिंध रेंजर्स की जो दरखास्त थी। सिंध रेंजर्स ने कुछ दिन पहले एक दरखास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पुलिस स्टेशन जो है अपने पुलिस स्टेशन सेटअप करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उसके अलावा उस दरखास्त में और भी चीज़ें थी और वो दरखास्त जो थी वो बुनियादी तौर पे इसलिए पेश की सिंध रेंजर्स की के वकील की तरफ से जो ये सारा 5 रुकनी बेंच को कि पुलिस जो है कराची में वो अपना काम तसल्ली बख्श नहीं कर रही और उसमें उन्होंने पॉइंट वाइज जो है वो चीज़ें उस दरखास्त में उन्होंने पेश की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया सिंध पुलिस से। और जो पहला जवाब आया जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने कहा कि ये आप दोबारा 24 घंटे का वक्त दिया कि दोबारा जो है आप ये जवाब दायर करें। और उसमें फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से भी जवाब आया और जो आईजी सिंध हैं उनकी तरफ से भी जवाब आया। उसमें कुछ 2-3 चीज़ें अहम हैं और वो ये कि उसमें सिद्दीक मेमन साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि रेंजर्स की असिस्टेंस के हवाले से, क्योंकि उन्होंने रेंजर्स ने अपने उसमें ये भी बात की थी कि ये बार बार 90 दिन का जो मामला है ये इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी ये जो 90 दिन का अभी तक कोई ऐसा स्नैक नहीं आया, ये एक्चुअली बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि स्नैक तो बीच में आता रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये 90 दिन का जो मामला था ये हमने कंसल्टेशन से फिक्स किया था। पुलिस स्टेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध रेंजर्स की तरफ से जो ये बात आई है इसमें बहुत से कानूनी और आईनी जो है वो मामलात हैं, इसलिए इसको इवेल्यूएट करना पड़ेगा, इसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एपेक्स कमेटी जो है उसकी 2 जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान रेंजर्स और फौज की तरफ से जो है असिस्टेंस ली जाएगी पुलिस में भर्तियों के हवाले से। और कहा कि दिसंबर 2015 को 8000 जो पुलिस के लोग जो इंडक्ट किए गए वो पाकिस्तान आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो किए गए। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इससे मुराद ये है कि ये कबूल भी कर लिया कि क्योंकि ये ना तो पाकिस्तान आर्मी का काम है ना ये सिंध रेंजर्स का काम है, और ये काम है सिविलियन सूबाई हुकूमत का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाती है। यानी एक लिहाज से कबूल कर लिया चीफ सेक्रेटरी साहब के जवाब ने जो उन्होंने पॉइंट वाइज दिया कि कोई ख़ास एतमाद नहीं है सिविल हुकूमत के ऊपर कि वो पुलिस की भर्तियां जो है वो तसल्ली बख्श तरीके से जो है वो कर सकते हैं। और बहरहाल ये भी कहा कि जो ASI और उससे ऊपर के जो हैं रैंक्स उनकी जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है वो भर्तियां आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द इस बुनियाद पे किया कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती क्योंकि ये एक आईनी मामला है और ये सिर्फ मुकन्नना ये काम कर सकती है, अदलिया ये काम नहीं कर सकती। बहरहाल इसी हवाले से इसमें फिर एक और भी चीज़ आ जाती है और वो है जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हम बात करते हैं, वो एक जाविया भी एक अहम जाविया आ जाता है। सो हमारे पास इस वक्त 3 इशूज। एक इशू का ताल्लुक है कि पुलिस के बारे में बार बार ये बात क्यों होती है और ये मैं इसलिए कि पुलिस के ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, बार बार ये कहा कि पुलिस जो है वो एसेंशियल जो है एजेंसी है, फोर्स है जो काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए जो है बहुत अहम है, लेकिन पुलिस के हवाले से ये बात क्यों होती है। दूसरी बात जो है ये रेंजर्स का जो मामला है और इस वक्त जो कराची ऑपरेशन के हवाले से, और तीसरा जो जाविया जैसे मैंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। और मेरे साथ शौकत जावेद साहब हैं। शौकत जावेद साहब साबिक IG पंजाब हैं। शौकत जावेद साहब साबिक फौजी अफसर भी हैं, सो इसलिए पुलिस और फौज दोनों का तजुर्बा है। हैदर रसूल मिर्जा साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, माहिर कानून है, उनको हमने बुलाया ताकि कानूनी जो मुशगाफियाँ उसके हवाले से उनसे बात करें। और मज़हर अब्बास साहब जो कि एक बहुत ही मोतबर नाम है, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़त के जो है वो नामवर खिलाड़ी हैं मैं तो ये कहूँगा। मैं ज़रा अगर शुरू करूँ मज़हर अब्बास साहब से जो कि कराची में तशरीफ़ रखते हैं। मज़हर साहब, इस सारे मामले को कैसे आप देखेंगे? यानी ये जो मैंने जाविये उठाए हैं ज़रा इसकी रोशनी में आप ज़रा देखें इसको कि क्या मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 2 चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट पुलिस को किस तरीके से
जो पिछली हेयरिंग हुई थी और इससे माजी में भी मैं कराची बदअमनी केस में बहुत रेगुलरली जाता रहा हूँ, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी, पुलिस को आप यकीनन अकाउंटेबल करें और पुलिस से पूछें भी, लेकिन पुलिस के पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनसे उस तरीके से नहीं पूछा जाता। जो सिंध गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है पुलिस उनके अंडर है, आपने पुलिस को वो टोटल अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि जिसके तहत वो काम करें। अगर काम करते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो जाती हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है जो सिंध रेंजर्स की रिपोर्ट में शामिल है। उस रेंजर्स की रिपोर्ट में ये लिखा है कि जितना फ्रीक्वेंटली आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करते हैं उससे पुलिस की परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। यानी उन्होंने मिसाल दी कि इतने सालों में सिर्फ 3 डीजी रेंजर्स आए, लेकिन सिर्फ पिछले साल 3 होम सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो जब आप पुलिस से उसकी परफॉर्मेंस का पूछते हैं तो पुलिस उतनी ही परफॉर्मेंस की जवाबदेह होती है जो उसके दायरे में रहता है, जो उसके जुरिसडिक्शन में रहता है। जब वो आईजी ये कहेगा कि जी एसपीज या एसएचओज या उनके ट्रांसफर्स जो हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं, उनको मैं रोक नहीं पा रहा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वो जाहिर है वो आईजी की पोजीशन पे रहते हुए वो बात करते हुए रिलक्टेंट होता है इसमें। और इधर हमने ये देखा है कि इंटरनल पुलिस राइवलरीज भी बहुत हैं। यानी उससे हट के, इस केस से हट के अगर आप देखें, जो फंडिंग्स वाला केस है जिसमें पुलिस ने 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जिन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल की है, वो आईजी के कैंडिडेट्स भी उनको कहा जाता है कि वो आईजी के कैंडिडेट भी हैं। तो अब अगर आप इस तरह इन्वेस्टिगेट, हालांकि वो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक तरफ पुलिस की इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पुलिस की इंटरनल राइवलरीज हैं वो बड़ी खुलकर सामने आती हैं, और दूसरा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। प्रॉब्लम यह है कि जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया तो पुलिस हमारी उस नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, टू इंप्रूव पुलिस, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस इज द अल्टीमेट एजेंसी जो शहरों में नीचे के लेवल पे काम कर सकती है। उसमें मदर जो 20वां नुक्ता है जिसका ताल्लुक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ है, चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है एक वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसमें पुलिस जो है वो पहला सतून, पहला जीना जो है वो सीढ़ी का पुलिस है। लेकिन आपने जो जमीन हमवार की, शौकत जावेद साहब, इसके ऊपर अब पता नहीं कितनी तो बात कर चुके। बात यह है कि ये जो अभी मदर साहब बात कर रहे थे, पिछले साल मैं हैदर जमाली साहब के दफ्तर में बैठा हुआ था कराची, तो मैं वो बोर्ड्स देख रहा था, तो मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन करनी शुरू की कि इनकमिंग आईजी और फिर वो गया किस वक्त, ये एवरेज टेन्योर जो था वो कोई 5-6 महीने का बन रहा था। और मैंने जवाली साहब को कहा, मैंने कहा जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देखूंगा कि आप कितनी देर जो है यहां पे सर्वाइव करते हैं। ये एक अहम चीज है। और फिर ये भी एक चीज है, और ये सिर्फ वहां पे नहीं है, ये हमने पंजाब में भी देखा कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह का मामला जो है वो फोर्स कमांडर के हाथ में आमतौर पे होता नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पुलिस जो है ये काम भी करे, तो ये जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादती है पुलिस के साथ। जी एजाज साहब, बात ये है कि जिस तरह मदर साहब ने भी बात की, ये सारा इशू जो है गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस में और पुलिस रिफॉर्म्स आज तक मीनिंगफुल या इस मुल्क में हुई ही नहीं। एक कानून जो 1861 का चल रहा था उसी के ऊपर आज तक होता रहा काम, जबकि 2002 में एक नया कानून आया, और वो कानून जैसे ही अगला इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद सियासी लोगों ने आके उसमें इस कदर तरमीम कर दी कि उसका भी हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और उसके बाद जब अगला इलेक्शन होता है तो उसके बाद सिंध वाले वापस चले जाते हैं 1861 वाले कानून पे। तो आज सिंध जो है वो उसी दकियानुसी कानून के तहत चल रहा है। तो एक तो ये बात है कि हम जी सारा जिसका काम है उसको करने नहीं देते, और उस महकमे की कैपेसिटी बिल्डिंग या उस महकमे के रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो हुकूमत वक्त जो भी को आती है उसमें उसकी तरजीहात में बहुत नीचे होता है। आप ये देख लीजिए कि जो नेशनल एक्शन प्लान भी है उसमें भी 20वां नुक्ता, जैसे आपने कहा, रीवैम्पिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसका सबसे अहम स्तून पुलिस है, और उस एक नुक्ते के बारे में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो है हमारा नंबर 2 जो है ना वो है स्पेशल कोर्ट्स, जो कि मिलिट्री कोर्ट सेटअप किया, वो नंबर 2 पे है। और
जिस वजह से वो सेटअप करनी पड़ी है और जो ठीक होना है वो नंबर 20 पे, और उस पर कुछ हो भी नहीं, और उस पे कुछ हो भी अब नहीं। अगली बात में ये आता हूँ क्योंकि डिस्कस हो रहा है कराची का रेंजर्स का इशू, तो ये पहला मौका नहीं कि कराची ऑपरेशन के नाम से कोई चीज मार्ज़े वजूद में आई। पहला ही मरतबा एक ऑपरेशन रिसेंट हिस्ट्री में 92 में हुआ। उस वक्त फौज को ये तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट ने दिए कि वो इस काम को करें, और चुनाचे उन्होंने कुछ साल के अंदर यही सूरत हाल कर दी जो आज रेंजर्स ने कर दी है कि क्राइम बहुत कम हो गया, टारगेट किलिंग बहुत नीचे चली गई बहुत, लेकिन उनका एक तरीक़ाकार था, उन्होंने पिकटिंग की, पेट्रोलिंग की और कुछ गिरफ्तारियां की। उसके बाद जैसे ही वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो आप वापस चले गए उसी पुराने वाली जगह पे, वही सब कुछ दोबारा लौट आया। 1995 में दूसरा कराची ऑपरेशन हुआ जिसमें आर्मी नहीं थी, आईबी और पुलिस जो है इसमें स्पीयर हेड जो थी वो पुलिस थी और उसको असिस्ट कर रही थी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और यही सूरत हाल हुई कि क्राइम उसी तरह से कम होकर 10% पे आ गया, टारगेट किलिंग रुक गई और गिरफ्तारियां भी हुई। मुझे इसको कंप्लीट करने दें बात को, पुलिस वो रुक गई। हाँ जी, तीसरी मरतबा अब आया है तो अब रेंजर्स सबसे ऊपर है। रेंजर्स और उनके पुलिस सेकंड फिडल है, आर्मी एक तरफ ऑन लुकर है या पीछे से बैठ के उनको देख रही है या उनको हदायत दे रही है, या एसेंशियल कमांड लाइंस तो रेंजर्स की आर्मी की तरफ ही जाती है। बहरहाल वो देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे। तो अब तीनों में बात क्या है, मैं जिस तरह मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि तीनों ऑपरेशंस में मामला ठीक हो गए और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ वापस चले गए। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मैं आज आपको यहां बैठ के उस फोरम पे बताता हूं, जिस दिन ये कराची ऑपरेशन खत्म होगा 1 साल के अंदर अंदर आप वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, जब तक कि आप बुनियादी और कलीदी तब्दीलियां जो है वो नहीं करेंगे। और वो बुनियादी और कलीदी तब्दीलियां ये हैं कि एक बेहतरीन पुलिस का कानून नाफिज कीजिए, पुलिस को डीपोलिटिसाइज कीजिए, पुलिस को अकाउंटेबल कीजिए और पुलिस को इक्विप करें विद ऑल बेटर वेयर विद ऑल जिसकी पुलिस को जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, फोरेंसिक्स, कम्युनिकेशन, वेपनरी, ये सारा कुछ ये चीजें पुलिस को दें। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो कानून है, और कानून सिर्फ पुलिस का कानून नहीं है। उसके साथ से रिलेटेड कवानीन है, आपका कानूनी शहादत है, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आपका एंटी टेररिस्ट एक्ट है, आपका इन सब चीजों के लिए इन सारी चीजों के लिए मैं समझता हूँ एक कमेटी कमीशन बैठे और वो देखे कि इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प कर रहे हैं तो कवानीन में क्या क्या तब्दीलियां चाहिए और पुलिस का मॉडल लॉ क्या हो जिससे वो डीपोलिटिसाइज भी हो और अकाउंटेबल भी हो। जब तक आप ये बुनियादी काम नहीं करेंगे, ये सारा जो कुछ आप रेंजर्स कितने देर चलाएंगे, 4 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे। लेकिन इसमें एक और भी अहम चीज है और उसकी अभी हैदर रसूल मिर्जा साहब की तरफ जाते हैं ताकि ये जो कानूनी पहलू है, लेकिन जो एक नुक्ता उठाया शौकत जावेद साहब ने वो मजहर अब्बास साहब की खिदमत में मैं पेश करूंगा कि इसमें आगे एक सियासी जो जाविया है वो भी एक बहुत अहम चीज है, उसके हवाले से भी बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। पहला की इस नशिस्त में हम बात कर रहे हैं रेंजर्स और पुलिस के हवाले से कराची की जो सूरत हाल है और रेंजर्स ने क्या एप्लीकेशन दी 5 रुकनी बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको रद्द किया। लेकिन मामला यही है कि पुलिस के हवाले से और जो तवक्कुआत हैं और जो पुलिस की इस वक्त परफॉर्मेंस है उसमें जो एक बोध है उसकी क्या वजूहत है। हैदर, 2 चीजें, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की उसके हवाले से, और दूसरा ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जैसे शौकत जावेद साहब बात कर रहे हैं कि इसमें कानून शहादत हो या आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ये क्या चीजें हमें करनी चाहिए। आई एम अस्यूमिंग कि यार ये हमें पता है कि करना क्या है, तो फिर होती क्यों नहीं। पहले तो जैसा भी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग। सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं है मुदाखलत का इस तरह के मामलों में, बिकॉज ये प्योरली पॉलिसी मामला है और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने डिसाइड करना है कि क्या हमें पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स को देनी है, नहीं देनी है, क्या उन्हें FIR रजिस्टर करने का इख्तियार देना है, नहीं देना है, किधर थाना बनना चाहिए और किसने बनाना है। तो ये तो कानून में तरमीम करनी पड़ेगी अगर आपने रेंजर्स को पुलिस की डेफिनेशन के अंदर लाना है और उन्हें ये इख्तियारात देने हैं। ऑब्वियसली और एक सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अगर ये हो जाए
तो क्या तब भी एक मुतवाजी निजाम जो है होना चाहिए? यानी वो उससे भी एक पहले सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये रेंजर्स आई हुई है इन एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों में कि जिनकी मदद के लिए रेंजर्स आई हुई है उन्हीं पे एक नो कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन दे रही है कि ये तो इनके साथ तो हम काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज जो हम काम करते हैं कमजोर तफ्तीश की वजह से मुल्ज़मान छुट जाते हैं। साथ ही साथ वो एक स्लाइटली अदलिया की तरफ भी एक अपनी ग्रीवेंस का इजहार कर रहे हैं कि जब वो अदालत में चलान जाता है तो एक तो वो तफ्तीश में कमजोरी, और फिर अदालत का उतना ज्यादा इंक्विजिटोरियल अप्रोच नहीं होती। वो कहते हैं अब ये जो फाइल के ऊपर है इसी के मुताबिक हमने चलना है। तो वो जो उनकी मेहनत होती है बिहाइंड द सीन्स टिल द टाइम के चलान जमा होता है, उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अदालत ने सही जवाब दिया कि ये सारी बातें तो आपने या तो एग्जीक्यूटिव के साथ करनी है, और एग्जीक्यूटिव अगर इनका हल नहीं निकाल सकता और सोल्यूशन कानून में तरमीम से निकलेगी तो फिर उन्होंने कन्ना की तरफ जाना है, एंड दे हैव टू लेजिस्लेट। अब दूसरा जो आपका एस्पेक्ट है कि विद रिगार्ड्स टू के ये जो रिफॉर्म्स हैं, और ऑब्वियसली जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में पुलिस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी अदलिया की तरफ भी जाएगी। आपको अपने जुडिशियल सिस्टम को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो तीसरे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं आपके वकला, और आपके साइल तो हैं ही हैं, उधर से तो बात शुरू होती है। तो ये प्रॉब्लम जो मेरी राय में है वो ये है कि एवरीवन इज नॉट ऑन द सेम पेज। कोई भी अपनी जिम्मेदारी और अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत आसान टारगेट मिल जाता है सबको पुलिस। अब पुलिस की तरफ आप बेशक, अब मेरे ख्याल में अगर आप पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने दें तो जैसे कि माजी में हुआ उन्होंने काम करके दिखाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि जब वो अपनी मेहनत करते हैं और रिजल्ट अगर आपको देते हैं तो एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो है वो उसको कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है। देख, इसमें जो पुलिस के हवाले से जो है, और पुलिस में तो इस्लाहात की शदीद जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जैसे मैं शौकत जावेद साहब को पॉइंट आउट कर रहा था कि जो 95 का जो ऑपरेशन हुआ वो पुलिस ने किया, वो ऑपरेशन भी कामयाब था, ऑपरेशन की हद तक कामयाब था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इंतजामिया पुलिस के पीछे होगी तो पुलिस काम करेगी। लेकिन एक और इशू ये भी है एजाज साहब कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरफेयर करेगी तो तब आपका निजाम नहीं ठीक होगा। नो एब्सोल्युटली, ये लोअर जुडिशरी अगर इसको सेंसिटाइज करें, मेरा पॉइंट ये है कि इंतजामिया उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी, सिंध हुकूमत, वो पुलिस के पीछे खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक। पुलिस को उन्होंने ये टास्क दिया कि आपने कराची की सफाई करनी है, पुलिस ने कराची की सफाई की। सो द पॉइंट रियली इज कि पुलिस को इस वक्त जो मामला हो रहा है वो हो ये रहा है कि जब आप रेंजर्स पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो इंतजामिया ये कहती है कि जब केस आपके सामने आए तो आप उसको किसी और तरीके से कर दें। यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज द एक्चुअल जो तनाव है वो। लेट मी गो टू मदर अब्बास जी। मदर साहब, असल जो तनाव है वो तो मुझे यही लगता है कि जिस वक्त रेंजर्स का रुख उस तरफ होता है वहां पे फिर सिंध हुकूमत जो है वो पुलिस को अपने जो है मुलाजमीन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वुड यू एग्री? देखिए एजाज, बुनियादी तौर पे कराची में जितने तीनों ऑपरेशन हुए, तीनों ऑपरेशन कामयाब नहीं हुए हैं। ये कहना कि एक मुख्तसर वक्त में आप कोई एक टेरर कायम करके उसको कामयाब ऑपरेशन कहें, वो नहीं है। देखिए 92 में ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन के नतीजे में सियासी मुदाखलत हो गई। मुदाखलत क्या हुई कि आपकी ISI और MI बिल्कुल अलग अलग पेज पर थे। MI क्रिमिनल्स को पकड़ रही थी, ISI क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल रोल दे रही थी। ये हुआ, ये बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि जिन लोगों को आप पकड़ के लाते थे, एक एजेंसी पकड़ के लाती थी, दूसरी एजेंसी उनसे सियासी मकासद हासिल करती थी। तो इसलिए उस ऑपरेशन का वही नतीजा निकला जो सामने नजर आया। 94-95 में आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करके, आपने किसी भी तरीके से मिलिटेंट्स को खत्म करके आपने एक टेरर कायम कर दिया उस पार्टी के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर। लेकिन चूंकि ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया गया था, ना 92 में ग्राउंड पे काम हुआ, ना 94 में ग्राउंड पे काम हुआ, ना उसके बाद ग्राउंड पे काम हुआ। तो जब तक आप ग्राउंड जो है वो बेहतर नहीं बनाएंगे और आप सिर्फ ऊपर से जो है थोड़ा सा पिच को ठीक करके आप खेलेंगे तो एक मैच तो सही हो जाएगा, लेकिन अगली मैच के दौरान विकेट फिर वही उसी तरह टूट जाएगी।
तो प्रॉब्लम यही, आज भी प्रॉब्लम ये हो रही है। जो रेंजर्स ने रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट रेंजर्स के बकौल, और उनके एक बड़े सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये एपेक्स कमेटी में डिस्कस की थी, सिंध गवर्नमेंट से कहा था। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है एक तरीके से रेंजर्स को अंडरमाइन कर रही है, रेंजर्स की पावर्स को वो थोड़ा सा कर्टेल करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि शायद उन पर भी हाथ डाला जा रहा है, वो वफाकी हुकूमत को भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जहां उस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, वो जाहिर है उसके बाद सूरत हाल यही होगी जो हमारे सामने है। प्रॉब्लम ये हुई है कि पुलिस में देखिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, और उसने बड़ा सक्सेसफुली काम किया था, लेकिन उसके बाद उसको भी तकरीबन ब्रेक कर दिया गया। उसमें भी सियासी मुदाखलत ले आई गई, उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि आज सीपीएलसी पर उतना इत्मीनान नहीं, और इसमें रेंजर्स का भी कसूर है। इसके अंदर हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कर रहे। 2002 का जो कानून था वो मुशर्रफ साहब के अपने पीरियड में ही उसमें तरमीम आ गई थी, अपने ही पीरियड में उसको खराब कर दिया गया था, वरना वो आज भी सबसे बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह जब 2013 का ऑपरेशन शुरू हुआ तो पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, और वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसका काम ये नहीं था कि उनसे इजाजत लेके कोई ऑपरेशन किया जाए, उनका काम सिर्फ इतना था, और वो 7 रुकनी कमेटी का नाम भी तजवीज हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने ओके भी कर दिया था, और उसका सिर्फ इतना सा काम था कि अगर किसी फरीक को इस ऑपरेशन के दौरान, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, किसी एक आम आदमी को कोई शिकायत होगी, उसका कोई किसी रिश्तेदार को या बेटे को या भाई को उठा के ले जाएंगे, तो वो कमेटी सिर्फ ये लुक आफ्टर करेगी कि इसको कोई एजेंसीज उठा के ले गई हैं या कोई राइवल उठा के ले गया, और वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि जी आपका जो बच्चा है वो कस्टडी में है। उसके नतीजे, उसका अगर वो कमेटी बन जाती तो उसका नतीजा ये होता कि आज ना सिंध गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही होती, ना एमक्यूएम को प्रॉब्लम हो रही होती, और ना दूसरे लोगों को। करेक्ट। मैंने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। ये बहुत अहम चीज है, 2002 का पुलिस ऑर्डर था, उसमें कंप्लेंट्स कमीशन के हवाले से भी बात थी, और यही चीजें हैं कि आपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं, उसके हवाले से बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। बेला की स्विचेस में हम बात करें कराची के हवाले से, जो रेंजर्स और पुलिस का मामला है, और रेंजर्स और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो बात, इसमें जो बात मदर अब्बास साहब कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पे आपने भी यही बात की थी कि ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुए एक थोड़े वक्त के लिए, और उसके बाद मामला फिर वहीं का खड़ा हो गया, और उसमें फिर बातें आ जाती हैं कि सियासी तौर पे जमीन आपने कैसे हमवार कर दी है। इस वक्त जो बिकॉज प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, वो हैव दिस क्विक लास्ट राउंड, कैसे जो है ना इस सूरत हाल को ठीक कैसे किया जा सकता? देखिए जी, एजाज साहब, जिस तरह मजहर साहब ने भी बात की, अब ये जो तीसरा ऑपरेशन चल रहा है आजकल रेंजर्स का, अब इसमें हो क्या रहा है कि रेंजर्स वाले आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, वो उसकी तफ्तीश करते हैं, उससे जो इंकिशाफात होते हैं वो टीवी पे आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाते हैं, अल्टीमेटली फिर उन्होंने उसको हवाले करना होता है पुलिस के। जब वो पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस के पास बंदे हवाले कर दिए जाते हैं, लिखे हुए में कुछ नहीं आता कि इन्होंने क्या इंकिशाफात किया, क्या तफ्तीश हुई, क्या तहकीक हुई, उसके बारे में कुछ नहीं आता। अब पुलिस पे छोड़ दिया जाता है कि आप जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया, ये वो फलां इंसिडेंट वाले बंदे हैं, इनका साथ अब आप करें। आगे मैं आपको ये बताता हूं कि अदालतों का हाल ये है कि हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने एक रिसर्च की कि सन 2014 में जितने मुकदमात ATA यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो दर्ज हुए थे और उनमें अक्यूज पर्सन्स एक्विट हो गए, उसकी वजह लिखी हुई थी नाकश तफ्तीश पुलिस की, कि पुलिस की तफ्तीश अच्छी नहीं थी। और उसमें से जब देखा गया तो पता ये चला कि 50% नाकश तफ्तीश ये थी कि मुल्जम का नाम FIR में दर्ज नहीं था। अब ये कोई इतनी कानूनी हैसियत नहीं है इसकी, लेकिन FIR को अदालती ऑर्डर्स ने इस कदर एक वो बना दिया है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना दिया है कि अब एक आदमी एक धमाका करता है या एक आदमी आके खुद कुछ कर देता है या कोई आके टारगेट किलिंग करके चले जाते हैं, तो उस वक्त कैसे पता चले कि उसका नाम क्या? वो तो बाद में जब वो अपने एविडेंस छोड़ता है उससे बात पीछे को ट्रेस होती है, और फिर पुलिस कई दफा सालों लग जाते हैं उसको ढूंढने में।
तो तब उस तक पहुंचते हैं। और उसका अगर रिहाई सिर्फ इस बात पे हो जाए कि इसका नाम तो FIR में दर्ज नहीं था, तो आप देख लें कि इससे ज्यादा और क्या कानूनी मजाक हो सकता है पाकिस्तान में। और हम इन चीजों को दुरुस्त करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहे। आज भी जो कराची में अमन व अमान आया है, वो रात को आप 10 बजे देख लें तो टिकर चल रहे होते हैं, 3 तलवार पे पुलिस मुकाबला, फलां चुरंगी पे पुलिस मुकाबला, और या रेंजर्स के साथ रेड, और उधर 4 आदमी मारे गए। घंटे के बाद आता है उनका ताल्लुक फलां तंजीम से था। तो ये आप खुद इससे नताइज अखज़ करें कि क्या जब अदालतों से सजाएं नहीं हो रही, नाकस तफ्तीश का बहाना किया जा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्या नाकस तफ्तीश है, उसको दुरुस्त कराया जाए। वो अदालतों में कानून में क्या हुक्म है उसको ठीक किया जाए। आईजी सिंध ने अदालत को यह कहा है कि 159 उस तरफ हम कुछ नहीं कर रहे, उस तरफ कुछ नहीं कर रहे, और आप रेंजर्स के थाने बनाने की तरफ चल पड़े हैं। आप रेंजर्स का थाना बना दीजिए, ये हालात फिर भी जूं के तू रहेंगे, इसलिए कि रेंजर्स को तफ्तीश करने नहीं आती। अगर वो तफ्तीश कर भी लेंगे तो प्रोसिक्यूशन में वही कवानीन है, वही अदालतें हैं, फिर उधर ही रहेगा मामला। अगर आपने काम सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल ही करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं नहीं समझता कि ये कोई कामयाब ऑपरेशन है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है सेंसिटाइज करने की जुडिशरी को भी, क्योंकि करंट ये जो टेररिज्म का नहीं, जैसे शौकत जावेद साहब ने कहा कि भाई नाम FIR में नहीं, अब उसमें अदालत की तरफ से एक उसका नुक्ता नजर ये भी हो सकता है कि जनाब हमें क्या पता आप किस बंदे को पकड़ के ले आए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता नजर है, बिकॉज अगर आप अननोन पर्सन के खिलाफ एक FIR होती है और फिर नाकस तफ्तीश है, कोई ऐसी corroboratory एविडेंस नहीं है जो उस शख्स को उस जुर्म के साथ कनेक्ट करती है, फिर अदालत का काम सिर्फ पुलिस की सुन के सजा देना तो नहीं है। लेकिन यस, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में सेंसिटाइज करने का भी है। इसमें मेरे ख्याल में पुलिस के ऊपर फोकस होना चाहिए, बिकॉज उनका काम है तफ्तीश करना और उनकी चलान के ऊपर ही ट्रायल आगे प्रोसीड करता है। साथ ही साथ ये विटनेस प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए इसको। लेकिन उसमें हैदर मसला ये है ना कि जितने हमारे यहाँ केसेस हैं, द शेयर वॉल्यूम, उसमें जो विटनेस प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं उनकी जो कॉस्ट है, उन तमाम लोगों को रीलोकेट करना, रिहेबिलिटेट करना, उनको कस्टडी में रखना, उनको फिर नई जिंदगी देना, प्रायोरिटाइज करने की बात है। मेरे ख्याल में प्रायोरिटाइज करने का बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। अगर आप वहां से फंड्स को प्रायोरिटाइज करके इस तरफ लेके आए और ऑब्वियसली आप उसको कैटेगराइज करेंगे, हर केस विटनेस प्रोटेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। आप बाकी ममालिक के तजर्बात से सीखेंगे, आपको दुनिया इस मामले में हेल्प करने को तैयार है। आप अपनी जुडिशरी की भी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, आप अपनी पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, और ऑब्वियसली जब ये दोनों, अगर आप इनकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, तो तीसरा जो एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर है, वो है वकला। आप उनको भी सेंसिटाइज करें कि उनका मकसद डिले करना प्रोसीडिंग्स को ये नहीं है। और अब आई एम श्योर कि रिसेंटली ये वकीलों ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट शुरू किया है, बार्स के लेवल पे भी एक फोकस आया है इस बात की तरफ कि हमें अदालतों को असिस्ट करने की तरफ जाना चाहिए, रादर देन कि हम अपने केस की हद तक रहें। बिकॉज ये जो टेररिज्म रिलेटेड मामलात हैं और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मामलात हैं, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी एक एज ए सिटीजन जिम्मेदारी का भी कॉन्सेप्ट फैलना चाहिए। लेकिन एक सिर्फ मैं कमेंट करना चाहूंगा, वो जो है ना, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, रेंजर्स एंड पुलिस अगर इफ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो फिर तो इस सारी एक्सरसाइज जो है ये फ्यूटाइल है। बिकॉज अगर एक हुकूमत जिसने ऑन पेपर रेंजर्स को बुलाया हुआ है अपनी मदद के लिए, और वो रेंजर्स जो उनकी मदद के लिए गई है वो उन्हीं के खिलाफ शिकायत कर रही है, उस फोरम को जो उनको रिलीफ नहीं दे सकता, तो फिर तो ये सारी एक्सरसाइज सबसे बड़ी सितम जरीफी है ही यही। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को रिक्विजिशन करके पहले हाथ ही ये कबूल कर लिया है कि उसकी अपनी लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटी जो है वो इस काबिल नहीं है। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मदर, लास्ट वर्ड टू यू। प्रोग्राम का वक्त है तुम्हारा कि अभी हाउ डू यू लुक एट दिस? अब इसमें और भी चीजें हैं। अब जो पॉलिटिक्स की बात होती है, अब आपको पता है जो पिछले दिनों पॉलिटिकल सीन भी हो रहा है, मुझे तो लगता है कि दिस विल जस्ट बिकम मेसियर। देखिए एजाज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल सिर्फ इतनी है कि आप मुझे टच नहीं करें, उसको टच करें। और दूसरा ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा मेजर, जिस तरह अभी बात कर रहे थे जुडिशल सिस्टम की, देखिए एक जनरल परसेप्शन हमारे यहाँ नजर ही आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि सुपीरियर कोर्ट्स ये समझती हैं कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जजेस हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, कि वो ऐसे नहीं। और आप अगर देखें तो ज्यादातर केसेस में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट से हाई कोर्ट्स जाते हैं,
या तो उनकी अपील्स जो हैं वो अपहेल्ड हो जाती हैं, जो उनके खिलाफ अपील्स होती हैं, और या इतना लंबा डिले होता है। देखिए, डिले का भी एक लिमिट होनी चाहिए। यानी मैं आपको ऐसे केसेस की मिसाल देता हूं जिसमें 1 महीने में फैसला हो गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और 12 साल से 15 साल लग गए अपील के अंदर, आज भी उनके फैसले नहीं हो पाए हैं। तो ये जब अगर आप, और वो हर स्टेज के ऊपर दोबारा से रिव्यू प्रोसेस, एक ये जबकि एंटी टेररिज्म नहीं, और आपका एंटी टेररिज्म एक्ट स्पेसिफिक है, ऑल यू नो, हर दफा जो है ना, हर स्टेज के ऊपर वो पूरा एक हैदर, एम आई राइट? नहीं, मेरे ख्याल में जो ट्रायल होता है उसी की बुनियाद पर अपील होती है, कोई नई एविडेंस। नो, लेकिन वो पूरी रिव्यू एंड हियरिंग्स, वो मतलब नहीं, मेरे ख्याल में उसका प्रॉब्लम ज्यादातर डिलेज का जो इशू आता है वो आता है काम की जो एक मिकदार है। हाई कोर्ट में इतने पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी होती है कि बाय द टाइम, फॉर एग्जांपल, अगर आप 2016 में एक अपील फाइल करते हैं, सजा अगर जनवरी में हुई और आप फाइल करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो 2016 की अपील है ये 2020 के करीब जाके सुनी जाएगी। फिर सुनने के अंदर फिर वो डिलेज, फिर एडजर्नमेंट्स, फिर वो उसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा। आप विटनेस प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, मैं उसमें जरा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, इसमें कंप्लेनेंट भी आता है, इसमें विटनेस भी आता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर भी आता है, इसमें प्रोसिक्यूटर भी आता है, इसमें जज भी आता है। करेक्ट। इन सारों की प्रोटेक्शन का होना चाहिए। जो एक आम ख्याल है कि शायद इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनको कस्टडी में लेना है, ये नहीं है। बाहर के मुल्कों में बड़ा आसान तरीका निकाला उन्होंने कहा है इन सारे, ये जो पूरी लाइन है, इनकी आइडेंटिटी को छुपा लो, आइडेंटिटी को छुपा लो, फेसलेस, वो वहां पे स्क्रीन पे आता है, डिस्टॉर्टेड फिगर होती है, डिस्टॉर्टेड वॉइस होती है, और वो 30 साल के बाद पता चलता है कि ये गवाही कैसे। इसके लिए भी जरूरी होगा कि आपको 2-3 करोड़ रुपए का एक कोर्ट रूम बनाना है बस, और वो आपके मेरे ख्याल में ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट में गालबन उसमें पूरी तरह से तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत इस तरह की बातें इसके साथ साथ फिर कानूनी शहादत को भी अगर फिर आप तो उसमें भी है कि सारी डिपेंडेंस जो है ऑकुलर एविडेंस जो है और सर्कमस्टेंशियल या फोरेंसिक पे नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रोटेक्शन वाला काम है, अगर आप ये कोर्ट्स बना लें तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स की तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, वो एक दूसरा इशू है तो है ना कि खौफ के मारे। बट एनीवे, बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, शौकत जावेद साहब, हैदर रसूल मिर्जा साहब। बात हो रही थी कराची के हवाले से, लेकिन जैसे कराची चूंकि माइक्रोकॉज्म है पाकिस्तान का, वो बहुत सी चीजें जो हम कराची में देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पे सारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं। उसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से रेंजर्स को आपने बुलाया, रेंजर्स को क्यों बुलाया भाई? आपके पास इतनी सेकंड लार्जेस्ट पुलिस फोर्स इन पाकिस्तान, क्या जरूरत है आपको रेंजर्स की? और अगर जरूरत है तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट से जो है वो आप समझते हैं कि नाकाफी है। ये वो चीजें हैं व्हिच इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सिंध गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन पुलिस। और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि कराची जो है वो एक इट्स प्राइम्ड फॉर द मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपको लाजमन जो है कराची से शुरू करना पड़ेगा, ताकि कराची की जो पुलिस है वो भी, उसका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर कराची से। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।